तो हम लोग सिलेबस के अंदर में हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो है कि साइकोलॉजी कितना साइंस है, या फिर साइकोलॉजी किस तरीके से साइंस से रिलेटेड है, या फिर कितना साइंस है। और उसका रिलेशनशिप क्या है साइकोलॉजी की फिजिकल साइंसेज जैसे कि बायोलॉजी हो गई, केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, और फिर जो सोशल साइंसेज है जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी हो गई, सोशियोलॉजी हो गई, उनसे उसका कितना रिलेशन है, किससे कितना दूर है, किससे कितना पास है, वो वाली कहानी है। और हम लोग जब इस लेक्चर सीरीज को शुरू कर रहे थे तो सबसे पहले ही हमने डिस्कस कर दिया था कि 1879 वो बेंचमार्क ईयर है जहाँ से साइकोलॉजी साइकोलॉजी फिलोसफी से निकल के एक सेपरेट डिसिप्लिन बन जाती है, और साथ ही साथ लेबोरेटरी के खुलने की वजह से साइकोलॉजी एज ए सेपरेट साइंटिफिक डिसिप्लिन की स्टैब्लिशमेंट हो जाती है। तो इससे पहले कि हम लोग ये डिस्कस करें कि साइकोलॉजी कितना साइंस है, पहले तो ये जान लेते हैं कि साइंस किस पैरामीटर्स पे हम कहेंगे कि किसी कोई एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन साइंटिफिक है या नहीं। तो के लिए कुछ कुछ जनरल फीचर्स उठाते हैं। ऐसे तो बहुत पैरामीटर्स है जिस पर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जितना आपको आंसर में लिखना पड़ेगा बेसिस पे बात करेंगे हम लोग। तो फीचर्स ऑफ साइंस देखते हैं कि साइंस के क्या फीचर्स हैं, यानी कि किसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन में ऐसा क्या हुआ कि हम लोग कहेंगे कि वो एक साइंस है। ठीक है, तो इसमें इम्पेरिकल जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं किसी भी साइंटिफिक डिसिप्लिन में, जो भी ऑब्जर्वेशंस होगा, ऑब्जर्वेशन या तो एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंट की रीडिंग की ऑब्जर्वेशन हो सकती है, या फिर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। जैसे कई सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं जो जाते हैं ट्राइबल कम्युनिटी में रहते हैं, कई बार डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट या फिर वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कितना इम्पेरिकल है, यानी कि कितना ऑब्जेक्टिव है बिना उनके खुद के बायस के। क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग क्या ह्यूमंस है, और ह्यूमंस है तो हमारा खुद का कुछ एक एटीट्यूड होगा, प्रेजुडिस होगी, स्टेरियोटाइप्स होगा, कुछ बायसनेस इनहेरेंट होंगे हमारे अंदर, बिकॉज हम लोग सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। इतना ज्यादा हम लोग ऑब्जेक्टिवली किसी एक चीज को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, स्टडी कर पा रहे हैं, वो डिटरमाइन करता है कि वो जो डिसिप्लिन है वो कितना साइंटिफिक है। जैसे कि ग्रेविटी ले लेते हैं, ग्रेविटी फिजिक्स का पार्ट है। तो ग्रेविटी अगर हम कहें कि एक पर्टिकुलर हाइट से बॉल को ड्रॉप किया जाए, तो सबके लिए ऑब्जर्वेशन सेम रहने वाला है कि बॉल विल फॉल डाउन, क्योंकि ग्रेविटी, और ये ऑब्जर्वेशन ऑब्जेक्टिव हुआ, किसी का बायसनेस नहीं है। ठीक है, फिर वही ऑब्जेक्टिविटी है, हम लोग अवॉइड करते हैं बायसनेस को कितना, जितना भी हो सके उतना। जो कोई भी साइंटिफिक डिसिप्लिन जो होगी उसमें जो भी चीज हम लोग स्टडी कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल साइंस में ग्रेविटी को लेते हैं, तो ग्रेविटी का एक ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन होना या फिर एक ऑपरेशनल डेफिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस तरीके से अगर आपको साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक स्टडी बनानी है, तो साइकोलॉजी के जो भी टर्म्स हैं, चाहे आप लर्निंग ले लीजिए, चाहे आप मेमोरी ले लीजिए, चाहे आप परसेप्शन ले लीजिए, इन सभी टर्म्स का डेफिनेशन जितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव होगा, उन पे स्टडी कर पाना, उन पे ऑब्जेक्टिव स्टडी कर पाना उतना ज्यादा इजी होगा। इसलिए जो हाइपोथेसिस बनती है इसके अंदर में, या फिर जो ऑपरेशनल डेफिनेशन बनता है, वो जितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो उतना ज्यादा बेहतर है। अब इन सब चीजों की वजह से क्या होगा कि जो टेस्ट्स की रिजल्ट एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ए ला रहा है, सिमिलर टेस्ट्स की रिजल्ट पर्टिकुलर इंडिविजुअल बी के पास भी आएगा। इसको बोलते हैं रेप्लिकेबिलिटी एंड वेरीफाइबिलिटी। जितना ज्यादा रेप्लिकेबल होगा, जितना ज्यादा वेरीफाइबल होगा उसके रिजल्ट्स को, उतना ज्यादा साइंटिफिक नेचर का होगा। और कोई भी साइंटिफिक डिसिप्लिन इज ओपन फॉर पीयर रिव्यू। अगर कोई भी एक डिसिप्लिन पीयर रिव्यू के लिए ओपन नहीं है, तो यानी कि उसकी साइंटिफिक स्टेटस की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाया जा सकता है। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स है किसी भी एक पर्टिकुलर साइंस को लेकर। इसके साथ हम लोग ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो फिजिकल साइंसेस हैं, यानी कि आपकी फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, और सोशल साइंसेस जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी हो गई, सोशियोलॉजी हो गई, आपकी हिस्ट्री हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, उन सब के बीच में क्या फर्क है। सबसे पहला फर्क, ये जो चीजें उठाई है मैंने, ये चैट जीपीटी की मदद से निकाला है मैंने। तो नेचर ऑफ स्टडी क्या है। तो जब फिजिकल जो हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी को उठाते हैं, उसमें हम लोग जो जिस चीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं वो होता है मैटर, एनर्जी, फोर्सेस, या फिर आपका अंदर एंडोक्राइन सिस्टम हो जाएगी, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगी, ये सब चीजों को हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन जब सोशल साइंसेस को पढ़ते हैं तो हमारा अल्टीमेट फोकस होता है ह्यूमन बिहेवियर पे। ये ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजी के अंदर में इंडिविजुअल ह्यूमन बिहेवियर पकड़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी के अंदर हम लोग ग्रुप बिहेवियर को स्टडी करते हैं। ये ह्यूमन सोशल साइंसेस जनरली कंसर्न होते हैं ह्यूमन बिहेवियर पे, ह्यूमन बिहेव कैसे कर रहा है। जैसे इकोनॉमिक्स में भी अल्टीमेटली बिहेवियर को ही पढ़ते हैं हम लोग, और फिजिक्स के अंदर में या फिर बायोलॉजी के अंदर में या फिर केमिस्ट्री के अंदर में हम मैटर, एनर्जी, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, फोर्सेस को पढ़ते हैं। ठीक है, मेथोडोलॉजी दोनों की बदल जाती है। यहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं।
एक्सपेरिमेंट्स का। और यहाँ पे सर्वेज, इंटरव्यूज, केस स्टडीज, ऑब्जर्वेशन और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो जाता है। इन सब चीजों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जैसे कि मार्गरेट मीड का कभी आपने नाम सुना होगा, तो वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो कि एक प्रिमिटिव सोसाइटी में जाके उनका ग्रुप का हिस्सा बन के उनको स्टडी करती हैं। तो वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के अंदर में आ जाती है। फिर अगर प्रेडिक्टेबिलिटी और कंट्रोल और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करना है, तो इससे पहले हम लोग पहले 3 टर्म डिफाइन कर लेते हैं। ये समझने के लिए हमें ये 3 टर्म समझना पड़ेगा, आईवी, ईवी एंड डीवी। चाहे कोई भी डिसिप्लिन उठा लीजिए आप, अगर उसे साइंटिफिक बनना है तो हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी पड़ती है। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या है कि कोई एक ऑब्जर्वेशन हुआ। फॉर एग्जांपल सिंपल तरीके से समझते हैं कि सपोज कीजिए कि न्यूटन थे। अब न्यूटन ने एप्पल को नीचे गिरते हुए देखा। जो एप्पल का नीचे गिरना हुआ, दैट वाज एन इफेक्ट। एप्पल का नीचे गिरना इट वाज एन इफेक्ट। उसको हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। और वहां से तो अल्टीमेटली न्यूटन साहब क्या पढ़ना चाह रहे थे, ये एप्पल गिरी कैसे, यानी कि न्यूटन साहब पढ़ना चाहते थे कि ये जो इफेक्ट हुई है, यानी कि जो एप्पल नीचे गिरा वो गिरा क्यों, नीचे ही क्यों गिरा, कहीं और क्यों नहीं गया, ऊपर क्यों नहीं गई, दाएं बाएं कहीं और क्यों नहीं, नीचे ही क्यों गिरा। तो वो जो इफेक्ट था नीचे गिरना, उसको स्टडी करना चाहते थे। और अल्टीमेटली आइडेंटिफाई वो क्या करना चाहते थे कि इस इफेक्ट का कॉज क्या है, यानी कि एप्पल के नीचे गिरने का कॉज क्या है। तो वो इस कॉज को स्टडी करना चाहते थे, यानी कि अल्टीमेटली वो ये देख पा रहे हैं कि इफेक्ट क्या है और इस इफेक्ट से वो कॉज की तरफ आना चाहते हैं। हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल को समझ लिया। ये बीच में क्या है, इसको बोलते हैं एक्सट्रेनस वेरिएबल। ये एक्सट्रेनस वेरिएबल वो अदर कॉजेज हैं जिसके वजह से ये इफेक्ट हो सकता है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, अब देखो बॉल जो नीचे गिर रही है उस 2 कारणों की वजह से हो सकता है। या तो हमने बॉल को सीधे सीधे ड्रॉप कराओ, कोई फोर्स नहीं लगाए। दूसरा ये भी हो सकता है कि मैंने जोर से बॉल को ऊपर से नीचे फेंका है, ड्रॉप करा है। ठीक है। दोनों ही सूरतों में, दोनों ही केसेस में जो बॉल है वो नीचे गिर रही है, इफेक्ट सेम है, बॉल का नीचे गिरना। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो एक कंडीशन के अंदर में सिर्फ ग्रेविटी लग रही थी और दूसरे कंडीशन के अंदर में ग्रेविटी भी है और एक्सटर्नल फोर्स भी है। तो न्यूटन साहब जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ ये पढ़ना चाहते हैं कि जो बॉल जो नीचे गिर रही है उसमें ग्रेविटी का क्या रिलेशन है, यानी कि वो जो फोर्स एक्स्ट्रा आप लगा रहे हैं वैसी चीजों को वो एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो हम लोग किसी भी साइंटिफिक स्टडी में जब भी हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पढ़ते हैं, कॉज होता है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि इसके वजह से क्या इफेक्ट होगी, इसके वजह से क्या इफेक्ट होगी, और बाकी उस इस पर्टिकुलर पॉइंट को जिसके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं उसके अलावा जो भी अदर फैक्टर्स है उसको हम लोग एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो एक्सटर्नल वेरिएबल वो होता है जिसको हम लोग एलिमिनेट करना चाहते हैं। ठीक है। अब हम लोग एक साइकोलॉजी में एक सिंपल सा एक केस लेकर स्टडी करते हैं, आईवी, ईवी और डीवी को। सपोज कीजिए कि आप कल डेट पे जाते हैं एंड डेट पे जैसे ही आप उसको ग्रीट करते हैं, शी स्माइल्स। ठीक है। वो आपको देख काफी मुस्कुराती है। तो अब अब उसका मुस्कुराना वाज एन इफेक्ट, शी स्माइल्ड, दैट वाज एन इफेक्ट। अब आप ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि वो मुस्कुरा क्यों रही है, आपकी वजह से, या फिर उसको किसी दूसरे दोस्त ने एक फनी मीम भेजा है, या फिर वो बाय नेचर वैसी है। तो आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि आपकी वजह से वो कितना हंसी है। आपका अल्टीमेट एम तो यही है ना भाई कि आप अपने आप को, आप ये जानना चाहते हैं कि मेरी वजह से कितना हंसी हो, हंसी यानी कि इफेक्ट, और आप अपने वजह से आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। तो आप वो हर जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स है, यानी कि जो उसके मोबाइल पे मीम आ गया हो या फिर वो बाय नेचर वो हंसमुख है, तो इन सभी फैक्टर्स को आप एलिमिनेट करना चाहेंगे, वो सब ईवी हो जाएगा। आईवी यानी कि आपका प्रेजेंस वाज द कॉज, आप ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। डीवी वाज उसका हंसना, और ईवी जो है वो हो गया मीम का आना उसके मोबाइल पे, या फिर वो बाय नेचर वो वैसी है। तो ये आईवी, ईवी और डीवी को हम लोग पूरी तरीके से समझ गए। तो अब हम लोग ये समझेंगे कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फिजिकल साइंस में और सोशल साइंस में दोनों में हम लोग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकालेंगे। लेकिन फर्क क्या होगा दोनों के कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को। पहला केस लेते हैं जिसमें कि बॉल को हम लोग ड्रॉप कर रहे थे। जब हम लोग बॉल को ड्रॉप कर रहे थे तो ग्रेविटी के अलावा जितने भी फैक्टर्स है जिसके वजह से बॉल नीचे आएगी, इन सभी को हम लोग ऑब्जेक्टिवली एलिमिनेट कर सकते हैं।
हम लोग बॉल को गिरा सकते हैं, तो जो फोर्स वाला फैक्टर था उसको हम लोग कंप्लीटली निकाल सकते हैं। अगर विंड एक फैक्टर हो सकता है तो कंप्लीटली एक विंडलेस एनवायरनमेंट में उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि बाकी सभी फैक्टर्स हैं जिसके वजह से बॉल जो है नीचे गिरने पे इफेक्ट आ सकता है, उन सभी चीजों को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। उस केस में जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आता है वो काफी डेफिनेट हो जाता है। यानी कि जो जो हम लोग रिलेशनशिप निकाल के आएंगे कि बॉल जो गिरी है वो ग्रेविटी की वजह से ही गिरी है, ये हम लोग बहुत डेफिनेट नेचर में कह पाएंगे। लेकिन जब सोशल साइंसेस के बारे में बात करते हैं, यानी कि हम लोग साइकोलॉजी में जो हमने अभी एग्जांपल दिया कि आप गए किसी से मिलने एंड शी स्माइल, तो उसके स्माइल के कारण आप ये जानना चाहते हैं कि उसके स्माइल का कारण क्या आप हैं। लेकिन आप कंप्लीटली उसके मोबाइल में मीम का आना, स्पेशली इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, एकदम नेचुरल एनवायरनमेंट में उसके मोबाइल पे मीम आना या फिर उसका नेचर ही उसका हंसमुख होना, इन सभी चीजों को आप कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। आप हाँ, आप एक लिमिट तक इस सब चीजों को रिड्यूस कर सकते हैं, बट आप कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। इसलिए जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप सोशल साइंसेस इंक्लूडिंग साइकोलॉजी में जो आती है वो काफी स्पेक्युलेटिव नेचर का होता है। मतलब कि गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि आप ही के प्रेजेंस की वजह से वो हंसी है, आप गारंटी से नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आपका प्रेजेंस कैन बी वन ऑफ द रीजन फॉर हर स्माइल, ठीक है। बट यहाँ पे आप डेफिनेट, बहुत ज्यादा डेफिनेट नेचर में आप कह सकते हैं कि हाँ, ग्रेविटी की वजह से ही बॉल नीचे गिरी है। ये समझ में आ गया। सिंस आप यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे डेफिनेट है, तो आप प्रेडिक्टेबिलिटी और कंट्रोल जो हो जाती है वो काफी हाई हो जाती है। यानी कि अगर कोई बॉल हाथ में लेके कहे कि बोले कि मैं छोड़ने वाला हूँ, बता के डर जाएगा, तो आप बहुत श्योरिटी से कह सकते हैं कि हाँ, बॉल नीचे गिरेगी, क्योंकि यहाँ पे सिंस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप काफी डेफिनेट है, तो प्रेडिक्टेबिलिटी और कंट्रोल बहुत हाई हो जाती है, ठीक है। लेकिन इस सिनेरियो में जहां पे आप ये जानना चाहते हैं कि आपके प्रेजेंस की वजह से वो स्माइल करी या फिर कोई अदर फैक्टर्स है, वहां पे सिंस जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है वो काफी स्पेक्युलेटिव नेचर का है, तो अगर आपसे कोई कहे कि ये हंसी है, बता इसका कारण क्या है, आप डायरेक्टली नहीं कह सकते। आप हमेशा गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि वो आपकी प्रेजेंस की वजह से हंसी। इसलिए यहाँ पे जो प्रेडिक्टेबिलिटी और कंट्रोल हो जाती है सोशल साइंसेस के अंदर में इंक्लूडिंग साइकोलॉजी, वो काफी कम होती है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग ये तो हम लोग पढ़ रहे थे कि फिजिकल साइंस और सोशल साइंस के बीच में फर्क है। तो हम लोग ये देखेंगे कि साइकोलॉजी की साइंटिफिक स्टेटस क्या है। अभी हम लोग बेसिक ओवरव्यू कर रहे थे कि साइंस के फीचर्स क्या हैं, फिजिकल साइंस और सोशल साइंस में क्या फर्क होता है। तो हम लोग ये स्टडी करेंगे कि जो साइकोलॉजी है उसकी साइंटिफिक स्टेटस क्या है, कितना साइंस है कितना साइंस नहीं। तो इन उसको पढ़ने के लिए हम लोग इसको 4 से 5 पैरामीटर से पढ़ेंगे। यहाँ पे पांचवा मेंशन नहीं है, लेकिन वो बाद में आ जाएगा। हम देखेंगे वो कितनी ऑब्जेक्टिवली उसका ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है, कितनी ऑब्जेक्टिवली उसका मेजरमेंट करी जा सकती है, कितना सिस्टमैटिक डेटा कलेक्शन इंटरप्रिटेशन हो सकता है, और ऑपरेशनल डेफिनेशन बना पाना साइकोलॉजी के अंदर में कितना पॉसिबल है, ये सब हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहले हम लोग उठाते हैं कि कितना ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन है, कितना ऑब्जर्वेशन में कंट्रोल पॉसिबल है, और उसी के बेस पर हम लोग ये भी डिटरमाइन करेंगे कि आईबी और डीबी का कैसा रिलेशन है, डेफिनेट वाला रिलेशन या फिर स्पेक्युलेटिव वाला रिलेशन है, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे भी डिफाइन करा है कि सोशल साइंसेस के अंदर में जो डिग्री ऑफ कंट्रोल होता है वो काफी कम होती है, जिसके वजह से जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आएगी वो काफी स्पेक्युलेटिव होगी, यानी कि डेफिनेट टाइप का नहीं होगा। और फिजिकल साइंसेस और नेचुरल साइंसेस के अंदर में जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आता है वो काफी डेफिनेट नेचर का होता है। ये सेम चीज हमने ऊपर भी अभी डिस्कस करा है, ठीक है। तो साइकोलॉजी के अंदर में जो डिग्री ऑफ कंट्रोल है, यानी कि डिग्री ऑफ कंट्रोल कहने का क्या मतलब है, डिग्री ऑफ कंट्रोल कहने का मतलब ये कि किस हद तक आप एक्सट्रेनस वेरिएबल को, यानी कि इस ईवी को किस हद तक एलिमिनेट कर पा रहे हैं। तो नेचुरल साइंसेस यानी कि फिजिकल साइंसेस यानी कि फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स के अंदर में आप एक्सट्रेनस वेरिएबल को काफी इजीली और बहुत हद तक रिमूव कर सकते हैं इक्वेशन से। लेकिन साइकोलॉजी के अंदर में आप ये डिग्री ऑफ कंट्रोल जितना कि आपको नेचुरल साइंसेस में मिलेगा उतना नहीं मिल पाता है। अब इसका कारण क्या है, क्योंकि साइकोलॉजी डायनेमिक है, हमेशा बदल रहा है, मल्टी डायमेंशनल, यानी कि एक इवेंट को मल्टीपल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल किसी टेररिस्ट का कहीं पे बॉम्बिंग करना सिर्फ एक फैक्टर्स नहीं हो सकता कि वो उसको ब्रेन वॉश किया गया हो, इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी आएंगे, सोसाइटल फैक्टर्स भी आएंगे, रोल मॉडल्स का भी फैक्टर्स क्रिएट होगा, रिइंफोर्समेंट फैक्टर्स क्रिएट होंगे। तो उन सभी फैक्टर्स को कंबाइन करने के बाद एक पर्टिकुलर इवेंट का जन्म होता है।
फिर सोशल एथिकल रिस्ट्रेंट्स भी होती है। आप अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो सामने आपकी वजह से हंसी है या नहीं, तो आप उसका मोबाइल नहीं छीन सकते कि उसको मीम ना मिले। आप उससे ये नहीं कह सकते कि देखो तेरा नेचर है हंसमुख लेकिन तुमको हंसना नहीं है। ये सोशल एथिकल रिस्ट्रेंट्स आप पे लग जाएंगे। तो इन सभी फैक्टर्स के वजह से आप 100% श्योर नहीं हो सकते कि साइकोलॉजी में जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आई है वो प्योरली डेफिनेट है, स्पेक्युलेटिव होता है। लेकिन जो एक सोशल साइंसेस के अंदर में जैसे कि फिलोसफी को उठा लिया जाए इस एंड के अंदर में, और इस एंड के अंदर में हम लोग फिजिकल साइंस को उठाएं, तो कहीं बीच में साइकोलॉजी लाई करेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। मेजरमेंट पे देखते हैं। देखो, नेचुरल साइंसेस को उठाएं तो एक टर्म होती है रिलेटिव जीरो एंड एब्सोल्यूट जीरो। इसको समझते हैं होता क्या। नेचुरल साइंसेस के अंदर में जब हम जीरो कहते हैं, उसका मतलब ये होता है जो एक से पहले आ रहा है और जो -1 के बाद आ रहा हो। मतलब जीरो का एक मतलब है, जीरो मतलब नथिंग। अगर मैं कहूं कि मेरे पास 0 एप्पल्स हैं, यानी कि मेरे पास एक भी एप्पल नहीं है। ठीक है, इसका एक मतलब है। लेकिन अगर साइकोलॉजी के अंदर में एक टर्म होती है जिसको कहते हैं आईक्यू। अगर मैं कहूँ कि किसी के पास 0 आईक्यू है, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि उसका पास वो कुछ भी नहीं कर सकता? पॉसिबल नहीं। तो जो साइकोलॉजी के अंदर में या फिर सोशल साइंसेस के अंदर में जो जीरो होता है, उसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता। देयर इज नो फिजिकल मीनिंग टू अ जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे भी जीरो होता है, लेकिन तो वो जीरो क्या होता है? तो ये जीरो जो होता है रिलेटिव जीरो होती है, यानी कि एक हाइपोथेटिकल जीरो होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा 0 BC। 0 BC यानी कि जीरो बिफोर कॉमन एरा। जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ पे हम लोग कंसिडर करते हैं, टाइम लाइन उठाते हैं, जीरो उसके बाद को हम लोग एडी कहते हैं या फिर आजकल कॉमन एरा कहा जाता है। तो वो जो जीरो है उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। वो जीरो बस एक हाइपोथेटिकल जीरो है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। जो हम लोग डेट टाइमलाइन में लेते हैं, डेट वगैरह में जीरो कोई मीनिंग नहीं, हाइपोथेटिकल मतलब होता है। तो इसलिए जो जीरो होती है यहाँ पे वो रिलेटिव जीरो होता है, और नेचुरल साइंसेस के अंदर में जो जीरो होता है वो एब्सोल्यूट नेचर का होता है। कहने का मतलब ये क्लियर हो गया। तो अगर इसमें अब सिंस यहाँ पे रिलेटिव जीरो है तो क्वांटिफिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाता, क्वांटिफिकेशन पॉसिबल नहीं होता, कंपैरिजन पॉसिबल नहीं हो पाता। कहना है क्या मतलब इसका। सपोज कीजिए कि यहाँ पे किसी का आईक्यू है 70, किसी का आईक्यू है 140। तो अगर आपसे ये सवाल पूछे क्या बी दुगुना इंटेलिजेंट है ए से, अगर आपसे सवाल पूछे, इसका जवाब होगा मुझे नहीं मालूम। वो इसलिए क्योंकि सिंस यहाँ पे जो जीरो है वो रिलेटिव जीरो है। तो 140 और 70 को आप ये जरूर कह सकते हैं कि बी इज मोर इंटेलिजेंट देन ए। ये बिल्कुल पॉसिबल है, आपका कहना है, स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हुआ कि बी इज मोर पॉसिबल, बी इज मोर इंटेलिजेंट देन ए। बट ये कह पाना कि बी इज ट्वाइस एज इंटेलिजेंट एज ए, ये स्टेटमेंट गलत हुआ। क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है कि जो जीरो है वो रिलेटिव जीरो, एब्सोल्यूट सेंस में जीरो नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि साइकोलॉजी के अंदर में जो मेजरमेंट होता है वो कैसा होता है। साइकोलॉजी के अंदर में जो मेजरमेंट होगा वो एक रिलेटिव मेजरमेंट होगा। क्यों रिलेटिव मेजरमेंट होगी? क्योंकि रिलेटिव जीरो एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, एब्सोल्यूट जीरो नहीं। अब दो टर्म और आता है कि ये इनडायरेक्ट है और इनकम्प्लीट है। ठीक है, इनडायरेक्ट का तो आप साइकोलॉजी के अंदर पढ़ना क्या चाह रहे हैं कि कई जगह पे आप पढ़ेंगे ब्रेवरी, कई जगह पे आप पढ़ेंगे लव, कई जगह पे आप पढ़ेंगे मोटिवेशन, कई जगह पे आप पढ़ेंगे लर्निंग कैसे होती है, मेमोरी कैसे होती है। तो ये सब चीजों को पढ़ने के लिए आपको बिहेवियर के थ्रू स्टडी करना पड़ेगा। यानी कि आप पढ़ना कुछ और चाहते हैं, लेकिन आप पढ़ किस बिहेवियर से। आप पढ़ना चाहते हैं कि किसी की ब्रेवरी कैसे हम नाप सकते हैं, किसी की लीडरशिप क्वालिटी कैसे नाप सकते हैं, लेकिन आप इन सभी चीजों को आप मेजर करेंगे बिहेवियर से। इसीलिए इसको बोलते हैं कि साइकोलॉजी के अंदर में जो मेजरमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। आप पढ़ना कुछ और चाहते हैं, लेकिन उस चीज को पढ़ने के लिए आपको ऑब्जर्व कुछ और करना पड़ता है। इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट कहने का क्या मतलब है? जैसे कि हमने पास्ट एग्जांपल लिया था कि उसका हंसने का रीजन क्या है। उसके हंसने का रीजन मल्टीपल हो सकता है, सिर्फ 3 ही नहीं, और भी लाखों रीजन हो सकते हैं। उस वक्त बुद्धि आ रही हो सकता है उसने किसी को आपके पीछे गिरते हुए देख लिया हो, या फिर हो सकता है कि वो आपको काटने वाली हो इसलिए वो हंस रही हो कि एक और बकरा आ गया, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं और आप हर एक फैक्टर्स को स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, तो साइकोलॉजी के अंदर में जो मेजरमेंट होता है उसे हम कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो सके वो उतना ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो, लेकिन कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी साइकोलॉजी के मेजरमेंट में पॉसिबल नहीं। इसलिए हाँ, एक जो नॉर्मल सोशल साइंसेस है, फॉर एग्जांपल फिलोसफी, उससे तो बेटर, उससे तो मोर ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट होती है साइकोलॉजी के अंदर में, लेकिन एक फिजिकल साइंस के कंपैरिजन में वो कम होती है।
ठीक है। मेजरमेंट इन साइकोलॉजी इज नॉट एज ऑब्जेक्टिव एज फिजिकल साइंसेस। तो फिजिकल साइंसेस मतलब वही केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी टाइप की चीजें। ठीक है। डेटा कलेक्शन, हाँ डेटा कलेक्शन सिस्टमैटिक होती है, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन भी उसका सिस्टमैटिक होता है, बिना बायस के होता है। लेकिन यार बात वही है ना, जिसको हम पढ़ रहे हैं वो भी इंसान है, जो पढ़ रहा है उसको वो भी इंसान है। अब दोनों का बायसनेस है। अब फिजिकल साइंसेस में कम से कम ये तो था ना कि आप बॉल को पढ़ रहे हैं, बॉल को नीचे गिरते हुए पढ़ रहे हैं, कम से कम बॉल बायस नहीं है, कम से कम ग्रेविटी बायस नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, जिसका आप बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं, उसमें भी बायसनेस है, उसमें भी एटीट्यूड है, उसमें भी प्रेजुडिसेस है। और जो उनको स्टडी करने वाले, आप में भी बायसनेस है, आप में भी एक पर्टिकुलर एटीट्यूड डेवलप हो रखा है, आपकी भी प्रेजुडिसेस, स्टीरियोटाइप्स हैं। तो अब इन रीजंस के वजह से जो सिस्टम, जो डेटा कलेक्शन होगा वो उतना सिस्टमेटिक नहीं हो पाएगा। यानी कि देख रहे हो, हर एक फैक्टर में सेम स्टेटमेंट में कह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कहा कि मेजरमेंट अच्छा है, ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उतना नहीं जितना फिजिकल साइंसेस में। फिर मैंने यहाँ पे वही कह रहा हूँ कि डेटा कलेक्शन अच्छा है, ऑब्जेक्टिव है, बहुत अच्छा है, लेकिन उतना नहीं जितना कि हमको फिजिकल साइंसेस में मिलता है। मतलब आप एक रिलेशनशिप डेवलप कर पा रहे हो कि मैं ये कंपैरिजन, मैं अल्टीमेटली ये कंक्लूजन पे आऊंगा, और ये एक्चुअली में ट्रू भी है कि हाँ फिजिकल साइंसेस की तरफ हम बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन हम उतना बढ़ नहीं सकते, क्योंकि हमारी एक बाय डिफॉल्ट लिमिटेशन है, क्योंकि हम अल्टीमेटली ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो आगे फोर्थ पॉइंट पे आता है डेफिनेशन ऑफ द टर्म्स। जो कोई भी टर्म पे हम लोग पढ़ेंगे तो उसको एक ऑपरेशनल डेफिनेशन हम लोग करना पड़ता है हिपोथेसिस के अंदर में। फिजिक्स, जो फिजिकल साइंसेस होंगी, सपोज कीजिए कि हम एक मोबाइल, सपोज कीजिए कि कोई क्यूब को पढ़ना चाह रहे हैं, तो क्यूब को पढ़ने के लिए उसका लेंथ डिफाइन करते हैं हम लोग, ब्रेथ डिफाइन करेंगे हम लोग, हाइट डिफाइन करेंगे, जब ग्रेविटी पढ़ेंगे तो फोर्स डिफाइन करेंगे। और इन सभी का डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव हो पाना बहुत ईजी है। इन सबका डेफिनेशन ऐसा बन सकता है जो हर कोई एक्सेप्ट करे कि हाँ लेंथ का मतलब यही होता है, ब्रेथ का मतलब यही होता है, फोर्स का मतलब यही होता है, ग्रेविटी का मतलब यही होता है, ये सबके लिए सेम रहेगा। लेकिन जब भी साइकोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे टर्म आएंगे, जैसे लीडरशिप, जैसे कि ब्रेवरी, जैसे कि ब्यूटी, जैसे कि लव, स्पेलिंग गलत है देख लेना आप लोग। तो इन सभी चीजों को हम लोग डिफाइन तो कर सकते हैं, लेकिन हर एक इंसान के लिए इनका डेफिनेशन बदलता जाएगा। हो सकता है कि मैं ब्रेवरी को डिफाइन करूं और मेरी डेफिनेशन से आप ही लोग अग्री ना करें। ये बहुत लाइकली है कि ऐसा हो सकता है। इसलिए जो साइकोलॉजी के अंदर में जो टर्म्स है उनका डेफिनेशन इतना ऑब्जेक्टिव नहीं हो पाता है। फिर से वही चीज हमने कहा कि हम लोग साइंस की तरफ, फिजिकल साइंसेस की तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन हमारी खुद की लिमिटेशन है। अब रेप्लिकेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स की बात करें, रेप्लिकेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स का मतलब ये होता है कि अगर मैंने किसी पर्टिकुलर इवेंट पे, किसी पर्टिकुलर चीज पे मैंने एक एक्सपेरिमेंट करा और मेरा रिजल्ट कुछ आया, ठीक है, तो और कोई दूसरा बंदा सेम सेम चीज पे सेम पैटर्न के साथ एक्सपेरिमेंट करता है, तो क्या हम दोनों का रिजल्ट कितना मैच करता है? ये फिजिकल साइंसेस के अंदर में बहुत ईजी है। कहने का मतलब कि अगर मैं बॉल को गिराऊं या फिर कोई ऑस्ट्रेलिया में बॉल को गिराए, दोनों बॉल नीचे गिरने वाला है, तो हम लोग को ऑब्जर्वेशन जो है सेम आने वाला है, रिजल्ट सेम आने वाला है, रेप्लिकेबिलिटी बहुत हाई है। लेकिन फिजिकल साइंसेस में देखें, आप डेट पे गए, सामने वाली ऐसी कोई ऑस्ट्रेलिया में आप ही के जैसा कोई बंदा डेट पे जाता है और वहां पे वो सामने नहीं आती, तो रेप्लिकेबिलिटी बहुत लो, सॉरी एग्जाम्पल बहुत गलत है ये। सपोज कीजिए कि आप यहाँ इंडिया में किसी पर्टिकुलर स्टेट में जाते हैं और आप किसी के सामने बैठते हैं, शी स्माइल्स। एक दूसरे स्टेट में जाते हैं, आप सेम है, सेम इन्वायरमेंट, बहुत हद तक आपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल करके सेम रखा है, सामने कोई और बैठी, वो स्माइल नहीं कर रही, तो आप यहाँ पे जो रेप्लिकेबिलिटी ऑफ द रिजल्ट से उतना हाई नहीं हो पाता। और स्पेशली साइकोलॉजी के अंदर में जो वेस्टर्न थ्योरीज बनी हुई है, जो वैसे थ्योरीज जो कि वेस्ट में बनी हुई है, वो इंडिया में या फिर ईस्टर्न सोसाइटीज के अंदर में काम नहीं करते, क्योंकि वेस्टर्न थ्योरीज बहुत ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक थ्योरीज हैं। जैसे कि आप जब मैस्लो के बारे में पढ़ेंगे, नीड हायरार्की, तो मैस्लो की थ्योरी कुछ हद तक वेस्टर्न सोसाइटीज में एप्लीकेबल भी होती है, लेकिन ईस्टर्न सोसाइटीज में उतना ज्यादा अच्छा काम नहीं कर पाता, उतना ज्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी उतनी यानी रेप्लिकेबिलिटी उतनी हाई होती नहीं। तो इन सभी फैक्टर्स को स्टडी करके हमें क्या पता चला कि जो फिलोसफी जैसे सोशल साइंस है उससे तो बहुत बेटर है, साइंटिफिक स्टेटस के लेवल पे बहुत बेहतर है, लेकिन केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के टर्म्स में उतना अच्छा नहीं है। इतना तो हम लोग समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, इतना तो हम लोग समझ पा रहे हैं। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप ऑफ साइकोलॉजी विथ सोशल साइंस। अभी हमने देखा रिलेशनशिप ऑफ साइकोलॉजी विथ साइंस, अब हम देखेंगे रिलेशनशिप ऑफ साइकोलॉजी विथ सोशल साइंसेस। ठीक है, देखो सोशल साइंस जो है एक जेनरिक टर्म है किसी भी ऐसे स्टडी को जहां पे अल्टीमेटली हम लोग ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी के अंदर में ह्यूमन बिहेवियर, इंडिविजुअल ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हैं। एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स के अंदर में हम लोग बिहेवियर, कलेक्टिव बिहेवियर को पढ़ते हैं, ग्रुप बिहेवियर को पढ़ते हैं।
लेकिन अल्टीमेटली पढ़ हम लोग बिहेवियर को रहे हैं। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन सोशल सेटिंग्स, उसको हम लोग सोशल साइंसेस कहते हैं। तो इस हिसाब से साइकोलॉजी एक सोशल साइंस, क्योंकि साइकोलॉजी में भी अल्टीमेटली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर को ही पढ़ रहे हैं। और सिंस ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना इज ए जेनरिक डेफिनेशन और जेनरिक टर्म, वो जो सोशल साइंसेस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो साइकोलॉजी इज ऑल्सो अ सोशल साइंस। लेकिन साइकोलॉजी का बेटर जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो होता है बिहेवियर साइंस। और सिर्फ साइकोलॉजी ही नहीं, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब बिहेवियरल साइंसेस के अंदर में आता है। और साइकोलॉजी भी उसी तरीके से बिहेवियरल साइंस है, ठीक है। लेकिन फिलोसफी जैसा जो टर्म होता है ना, उसे हम लोग प्योर सोशल साइंस के अंदर में कंसिडर करते हैं। अगर हम लोग ये टाइमलाइन, अगर हम लोग एक लाइन बनाए, तो बाइपोलर कंटिन्यूम अगर इसे हम कह लें, तो बाइपोलर कंटिन्यूम के अंदर में अगर हम एक एंड के तरफ लें, साइंटिफिक विगर के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इसको देखें कि इधर घटता है इधर बढ़ता है, तो अगर सबसे पीछे हमको मिलेगा सोशल साइंस फिलोसफी, और सबसे आगे हमको साइंटिफिक विगर यानी कितना साइंटिफिक, उससे हमको मिलेगा फिजिकल साइंसेस, पॉजिटिव साइंसेस, नेचुरल साइंसेस, सब सेम चीज है। एक ही चीज को डिफाइन करने का अलग टर्म लिया हुआ है। तो साइकोलॉजी हमें कहीं यहाँ देखने को मिलेगा, उसके पीछे हमको देखने को मिलेंगे इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री। क्यों? वो इसलिए कि साइकोलॉजी इन सब से, साइकोलॉजी भी बिहेवियरल साइंस है, ये भी बिहेवियरल साइंस है, तो इसमें ऐसा क्या अलग है जो इन सब से इसको आगे रखा गया है? इसलिए क्योंकि ये सब ग्रुप बिहेवियर्स को पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स ग्रुप बिहेवियर को पढ़ रहा है, हिस्ट्री ग्रुप बिहेवियर को पढ़ रहा है, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी ग्रुप बिहेवियर को पढ़ रहा है। लेकिन साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक इंडिविजुअल बिहेवियर पे बहुत फोकस करता है। इसीलिए इन सबके मुकाबले में इट इज मोर साइंटिफिक, क्योंकि अल्टीमेटली एक बिहेवियर को, एक इंसान के बिहेवियर को ही स्टडी करेगा। तो एक साइंटिफिक विगर इसमें सबसे आगे। तो पूरा का पूरा अगर ये वेन डायग्राम लें, जिसमें कि सोशल साइंस अगर हम ये दिखा रहे हैं कि पूरा का पूरा ये सोशल साइंस का डायग्राम है, तो उसके अंदर में ये रीजन बिहेवियरल साइंस का होगा, और उसके अंदर में एक छोटा सा रीजन होगा साइकोलॉजी को जो लेगा। साइकोलॉजी इज अ बिहेवियरल साइंस एज वेल एज साइकोलॉजी इज अ सोशल साइंस, बट इन द केस ऑफ, बट इन द टर्म्स ऑफ साइंटिफिक विगर वो इन सबसे आगे है, लेकिन अभी भी फिजिकल साइंसेस से कम है। तो अल्टीमेटली अगर हम आपसे पूछा जाए कि आप फिर साइकोलॉजी को बोलोगे क्या भैया, साइकोलॉजी को क्या बोलोगे, तो साइकोलॉजी के लिए टर्म इस्तेमाल होता है। अगर मान लो कंक्लूड करना, तो कंक्लूजन में आप सिंपली डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि अल्टीमेटली आप एक लाइन लिख सकते हैं कि साइकोलॉजी डेवलपिंग नेचुरल साइंस ऑफ बिहेवियर। डेवलपिंग क्यों? क्योंकि बहुत क्लोज आ चुका है नेचुरल साइंसेस के, क्योंकि देखो फिजिकल साइंस और नेचुरल साइंस इस लेवल पे है, ठीक है, और साइकोलॉजी जो है वो इस लेवल पे है, बहुत क्लोजनेस आ चुका है, बहुत डिस्टेंस बहुत कम आ गई है। और ये फर्दर ये डिस्टेंस घटेगी जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजीज बढ़ेंगे, जैसे कि एफएमआरआई टेक्नोलॉजी हो गई, ब्रेन मैपिंग टेक्नोलॉजीज हो गई, जैसे जैसे इन टेक्नोलॉजीज में एवोल्यूशन होगी, वैसे वैसे साइकोलॉजी विल गेट मच मोर क्लोजर टू द फिजिकल साइंसेस लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये जो मैंने पीडीएफ ऐड कर रखा है, ये इग्नू का मटेरियल, ये एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए, क्योंकि कई सारे जो मैंने ऊपर पढ़ा है सेम कंटेंट इसके अंदर से मैंने उठाया, आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए आप पढ़ सकते हैं, अच्छा मटेरियल है, ठीक है। अभी तक तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि साइकोलॉजी कितना साइंस है। साइकोलॉजी 1879 से लेकर हमने आगे पढ़ा। फिर कई सारे साइकोलॉजी के अंदर में स्कूल है, जैसे कि एक स्कूल आप जानते होंगे ह्यूमनिस्टिक स्कूल के बारे में। ह्यूमनिस्टिक स्कूल इस आइडिया से डिसएग्री करती है कि साइकोलॉजी को साइंस होना चाहिए। क्यों? देखिए, जब भी आप किसी चीज को साइंटिफिक डिसिप्लिन में आप जब इवॉल्व करते हैं ना, तो उसमें कुछ एक लिमिटेशन होता है। लिमिटेशन ये होती है कि आप बहुत रिडक्शनिस्ट, मैकेनिस्टिक व्यू रखते हैं। कहने का क्या मतलब है कि जब भी एक साइंटिफिक स्टडी की तरफ हम लोग जाते हैं, जितने भी फिजिकल साइंसेस हैं, उनमें जो भी लॉज हैं, उनमें जो भी एक जनरल लॉज बनते हैं, वो लॉज सब पे सेम तरीके से एप्लीकेबल होंगे। फॉर एग्जांपल, आपको मैं 100 फीट की ऊंचाई से छोड़ूं या फिर किसी और को मैं 100 फीट की ऊंचाई से छोड़ूं, सब सेम तरीके से नीचे गिरेंगे, डिपेंडिंग अपॉन वेट कितना है। वेट ज्यादा कम होगा तो एक्सेलरेशन चेंज हो सकती है, लेकिन गिरेंगे आप जरूर, ठीक है। तो उसमें जो जनरल लॉज है वो सब पे एप्लीकेबल है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस को वो सेलिब्रेट नहीं करते हैं। जब आप किसी चीज को साइंटिफिक स्टडी कहते हैं, तो वो फिर इंडिविजुअल डिफरेंस को सेलिब्रेट नहीं करते। फॉर एग्जांपल बिहेवियरिज्म को सबसे ज्यादा अच्छा क्रेडिट जाता है विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। लेकिन
जो थी बिहेवियरिस्टिक स्कूल थी वो काफी मैकेनिस्टिक स्कूल थी। मैकेनिस्टिक स्कूल कहने का मतलब वो इंडिविजुअल डिफरेंस को रेस्पेक्ट या सेलिब्रेट नहीं करते थे, वो हर किसी को सेम नजर से देखते थे। लेकिन ह्यूमनिस्टिक स्कूल बोलती है कि आप बड़े इंसानों को रहे हो, सब इंसान अलग है एक दूसरे से, और जब आप साइकोलॉजी को साइंटिफिक डेवलपमेंट बना रहे हो, इसमें आपको नहीं लगता कि आप इंडिविजुअल डिफरेंस जो ह्यूमंस के अंदर में जो एग्जिस्ट करता है, आप उसी के अगेंस्ट जा रहे हैं, आप वेरी नेचर ऑफ ह्यूमन के अगेंस्ट में जा रहे हैं, क्योंकि हम सब क्या है, हम सब एक दूसरे से अलग हैं। और अगर आप साइकोलॉजी को साइंटिफिक स्टडी बनाओगे तो आप सब ह्यूमन को आप एक नजरिए से देखोगे, सेम नजरिए से। ह्यूमनिस्टिक स्कूल कहती है कि हमें इंसानों को उन्हीं के नजरिए से देखनी पड़ेगी, तब जाके हम उन्हें बेहतर समझ पाएंगे। ये ह्यूमनिस्टिक स्कूल का आइडिया है। तो यहाँ से फिर डिबेट स्टार्ट हुआ कि क्या साइकोलॉजी को प्योरली साइंटिफिक स्टडी की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि देखिए 90s अर्ली 1900s के बीच में, यानी कि 1900 आप ले सकते हैं 1900 से लेकर 1920-30 तक बिहेवियरिस्टिक स्कूल जो अमेरिका में थी उसका बहुत बहुत वो था, दबदबा था। और इस वजह से साइकोलॉजी जो थी वो काफी ज्यादा साइंटिफिक के पीछे भाग रही थी कि साइंटिफिक स्टडी बनाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जो ट्रू नेचर है ह्यूमन बीइंग का, स्टडीइंग अ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम हिज ओन पर्सपेक्टिव, ये वाला व्यू पॉइंट को हम लोग खत्म कर रहे थे। तो फिर उसी के अगेंस्ट में ह्यूमनिस्टिक स्कूल आते हैं 1950s के बाद में कि यार अगर ये करेंगे तो फिर हम लोग ह्यूमन का जो ट्रू नेचर है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम सब इंसान आपस में अलग हैं, सिमिलैरिटीज भी है लेकिन डिफरेंसेस भी हैं। अगर सिमिलैरिटीज भी हम पढ़ रहे हैं तो हमको डिफरेंसेस भी पढ़ने पड़ेंगे। और साइंटिफिक और जब तक हम लोग साइंटिफिक स्टडी के पीछे भागते रहेंगे तो हम इन डिफरेंसेस को कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये व्यू थी ह्यूमनिस्टिक स्कूल की। तो यानी कि आपको ये दिख रहा है कि बिहेवियरिस्टिक स्कूल साइंटिफिक स्टडी की तरफ भाग रही है, तो वहीं से ह्यूमनिस्टिक स्कूल आती है जो कहती है कि यार हमें इतना भी साइंटिफिक नहीं होना चाहिए कि हम लोग ट्रू नेचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग को ही हम लोग डिस्कार्ड कर दें। तो इस डिबेट की वजह से कुछ लिमिटेशन आती है साइंटिफिक साइकोलॉजी को लेकर कि जो साइकोलॉजी को अगर हम लोग प्योर साइंस बना देंगे, प्योर साइंटिफिक स्टडी बना देंगे, तो उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ चैलेंजेस आएंगे। चैलेंजेस वही जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। क्या पढ़ा है हमने? बोला कि मेजरमेंट यहाँ पे इनडायरेक्ट रहेगा, हमने बोला कि मेजरमेंट इनकम्प्लीट रहेगा, हमने बोला कि मेजरमेंट रिलेटिव रहेगा। वो सेम पॉइंट आप यहाँ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे जो रेप्लिकेबिलिटी होगी, जनरलाइजेबिलिटी होगी, सिमिलर टर्म है जनरलाइजेबल, यानी कि जो मेरे पे लॉ एप्लीकेबल वो आप पे भी लॉ एप्लीकेबल हो, यानी कि रेप्लिकेबल हो। तो यहाँ पे जो साइंटिफिक लॉज बनते हैं, यहाँ पे साइंटिफिक जो साइकोलॉजिकल लॉज या फिर साइकोलॉजिकल थेरेपीज बनती है, वो की जनरलाइजेबिलिटी विथ टाइम विथ प्लेस बदलता रहता है। ये एक चैलेंज है। फिर मेजरमेंट को लेकर चैलेंज हमने बोला। ऑब्जेक्टिविटी कंप्लीट सेंस में साइकोलॉजी में उतना पॉसिबल नहीं है। इन सभी को ये सभी फैक्टर्स के के अंतर्गत ये आप लोग कंक्लूड कर सकते हैं, या फिर हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि साइकोलॉजी को इंडेवर करना चाहिए कि उसको साइंटिफिक होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम इट मस्ट नॉट फॉरगेट दैट साइकोलॉजी इज अल्टीमेटली द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये चीज साइकोलॉजी को कभी नहीं भूलनी चाहिए, लेकिन साइकोलॉजी को हमेशा स्ट्राइव करना चाहिए कि वो जितना साइंटिफिक हो सके वो हो जाए। अब ये जो स्टडी मटेरियल है ये न्यूमेरॉन्स करके एक वेबसाइट है, वहां से मैंने निकाला है। उनका काफी अच्छा मटेरियल है, लेकिन सिलेक्टिव पढ़ना वहां पे बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत ज्यादा मटेरियल है वहां पे। तो यहाँ पे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी में कॉमन सेंस वर्सेस साइकोलॉजी का एक डिफरेंस क्रिएट किया है जो काफी अच्छा लगा मेरे को। हो सकता है कि किसी साल ये आ जाए, मेरे को लगता है। बहुत अच्छा डिस्कशन करा गया है कॉमन साइंस वर्सेस साइकोलॉजी में। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये आता क्यों है, ये आया क्यों। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप अपने दोस्तों के बीच में आप कहीं भी कहे होंगे कि वो ऐसा बिहेव करता है क्योंकि वैसा ही है वो। तो आपको नहीं लगता कि एक तरीके से आप भी अपने आप को एक साइकोलॉजिस्ट कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सामने वाला वैसा बिहेव कर रहा है क्योंकि वो वैसा बिहेव करता आया है। यानी कि हम सब एक तरीके से साइकोलॉजिस्ट बनने की कोशिश में रहते हैं, हमें ये मालूम नहीं होता, लेकिन हम वो काम वही कर रहे होते हैं। लेकिन फर्क क्या हो जाता है फिर आप में और एक प्योर साइकोलॉजिस्ट में? फर्क हो जाता है अप्रोच का। अप्रोच इन द सेंस कि जो साइकोलॉजिस्ट होगा वो कोई भी इवेंट को देखे तो वो उससे वेरीफाई करेगा एक प्योर साइंटिफिक टर्म्स के अंदर में, यानी कि उसके लिए प्रॉपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेगा, प्रॉपर हाइपोथेसिस फॉर्मेशन होगी, प्रॉपर होगा, कंडक्ट करेगा वो पूरे टेस्ट को, मेजरमेंट ऑब्जेक्टिव रखेगा। लेकिन आप
आप सीधे कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। एक नॉर्मल इंडिविजुअल सीधे कंक्लूजन पे आएगा, वो जो कंक्लूजन पे आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन सेंस। आप, हम और हमारे जैसे जो लोग करते हैं कि हाँ वो ऐसा है, वो कॉमन सेंस के अंदर में आ जाता है। और जो हम लोग पढ़ेंगे इस पूरे कंटेंट के अंदर में, वो साइकोलॉजी है। कॉमन सेंस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि हम लोग किसी के भी बिहेवियर को प्रेडिक्ट करते हैं बेस्ड अपॉन हिंडसाइट बायस। हिंडसाइट बायस क्या होता है, आप कभी कहे होंगे कि धोनी 3 नंबर बैटिंग करेगा तो देखना शतक मारेगा। ये स्टेटमेंट आप जनरली उसके बैटिंग पे आने से पहले नहीं कहते हैं, हमेशा आप उसके बाद कहते हैं कि हाँ बोले थे ना, देखो हम बोले थे ना 3 नंबर पे आएगा तो मारेगा, हमारा माही मारेगा 3 नंबर पे आएगा। तो ये जो होता है ये कॉमन सेंस है, ये हिंड साइड बायस है। एक बार उन्होंने शतक मार दी, उसके बाद आप कह रहे हैं कि देखा माही मारा ना, कहा है कि हम बोले थे कि वो 3 नंबर पे आएगा। लेकिन लेकिन साइकोलॉजी में ऐसा नहीं होता है। साइकोलॉजी में जो भी चीज हम लोग बोलते हैं उसमें काफी, जो भी कंक्लूजन पे हम आते हैं, उस कंक्लूजन का प्रिडिक्शन और कंट्रोल बहुत हाई होना चाहिए। और इसमें जो हिंट साइड बायस होता है उसमें हम एक्सप्लेनेशन आफ्टर इवेंट करते हैं, तो इसलिए प्रिडिक्शन और कंट्रोल नहीं होता। साइकोलॉजी में एक बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ था फर्स्ट चैप्टर में, ये काफी अच्छा लगा था ये पढ़ के, कि सपोज कीजिए कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में, एंड और फिर जो आपकी बंदा या बंदी है, वो जो जिस भी स्टेट में आप लोग रह रहे हैं, जिस भी लोकेशन में आप लोग रह रहे हैं, उस लोकेशन से वो छोड़ के जा रही है या फिर वो छोड़ के जा रहा है, ठीक है। हाँ, इस सिनेरियो में एक बार वो चली गई तो दो सिचुएशन हो सकती है, या तो आपको कोई तीसरी मिल गई या तो आपको तीसरी नहीं मिली। तो बेस्ड अपॉन आपको तीसरी मिली या नहीं मिली, उसके बेसिस पे आपका व्यू पॉइंट बदल जाएगा। अगर आपको मिल गई कोई तीसरी, आपका आइडिया हो जाएगा आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर आपको नहीं मिली तो आपका ये कॉमन सेंस वाला आइडिया वो कहेगा कि डिस्टेंस मेक्स हार्ट ग्रो फॉन्डर। दोनों तरीके के लोग आपको दुनिया में मिल जाएंगे, जो कहेंगे कि रात गई बात गई, और दूसरे लोग ये बोलेंगे कि जितनी दूरी बढ़ती उतनी मोहब्बतें बढ़ेंगी, ब्ला ब्ला वाली जो भी चीजें हैं। तो ये है कि ये जो जो लोग कह रहे हैं कॉमन की रात गई बात गई वाली लोग, और ये दोनों लोग कॉमन सेंस वाले लोग, ये दोनों साइकोलॉजिस्ट नहीं है। क्योंकि ये जो कंक्लूजन पे आ रहे हैं कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, या फिर जो दूसरा बंदा कंक्लूजन पे आ रहा है कि डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, ये इस बेसिस पे आ रहे हैं कि उनके साथ जो इवेंट के बाद में क्या होता है, यानी कि वहां पे वंस अगेन क्या है, हिंडसाइट बायस है। उसी तरीके से कुछ एक ड्वेक एक्सपेरिमेंट कराया गया था। ये सब जो है, अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा गया कि क्या साइकोलॉजी कॉमन साइंस है, कितना कॉमन साइंस नहीं है, तो आप ये सभी पॉइंट्स को एक एक करके आप उसमें आंसर में लिखेंगे। जैसे कि ड्वेक का एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी के अंदर में लिखा हुआ है, ड्वेक एक्सपेरिमेंट, कि जनरली हमसे ये कॉमन सेंस वाले लोग ये कहेंगे कि अगर कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो पहले उसको छोटे छोटे टास्क में दो, बांट दो, यानी कि उसको पहले इजी टास्क दो और फिर हार्डर टास्क दो। ये कॉमन सेंस के अंदर में होता है। लेकिन वेट ने एक्सपेरिमेंट करा था जिसमें कि एक ग्रुप को सिर्फ इजी क्वेश्चन दिया और दूसरे ग्रुप को इजी और हार्ड क्वेश्चन दोनों दिया, ठीक है। फिर कुछ समय बाद दोनों ग्रुप्स को सेम डिफिकल्टी के पेपर दी गए। ग्रुप ए वालों ने जल्दी गिव अप कर दिया क्योंकि उन्हें आदत हो गई थी इजी क्वेश्चंस की, और ग्रुप बी को सिंस हार्ड क्वेश्चन हमेशा से दिया जाता था, उनको आदत हो गई थी थोड़ा सा दिमाग और लगाने की, थोड़ी सी मेहनत और करने की। इसीलिए अल्टीमेटली रिजल्ट ये आता है, ग्रुप ड्वेक एक्सपेरिमेंट में ये रिजल्ट आता है कि ग्रुप ए वाले जो लोग थे वो जल्दी गिव अप कर जाते थे। तो ये आइडिया रखना कि पहले आप उनको इजी टास्क दो फिर हार्ड टास्क दो, तब जाके वो एक्सेलेंस करेंगे, वो जरूरी नहीं है कि ट्रू। उसी तरीके से एक और ये कॉमन सेंस रखा जाता है कि मेन आर मोर इंटेलिजेंट, वुमेन ड्राइवर्स आर नॉट सेफ, वुमेन आर पुअर इन मैथमेटिक्स। ये सब कॉमन सेंस के बेसिस पे बोला गया है आफ्टर ऑब्जर्वेशन। आपने अपने क्लास में देखा कि मैथमेटिक्स के रिजल्ट में, या फिर अगर आपने देखा कि फीमेल परसेंटेज आईआईटी के अंदर में बहुत कम होती है, तो अब आफ्टर वो डेटा पब्लिश हो गए उसके बाद आप कंक्लूड कर रहे हैं कि हाँ दे आर बैड इन मैथमेटिक्स, दे आर बैड इन, दे कैन नॉट गेट आईआईटी। वो सब बकचोदी है, सॉरी फॉर द वर्ड, वो सब बेकार की चीजें हैं, वो सब कॉमन सेंस वाली बातें हैं, सॉरी फॉर द वर्ड, 1 सेकेंड। और ठीक है, फिर कॉमन सेंसिकल एक्सप्लेनेशन जो ह्यूमन बिहेवियर का होता है उसमें हिंड साइड बायस होती है, ठीक है। ये आप कंक्लूजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एनसीईआरटी में भी ये लाइन लिखा हुआ है। तो हमने ये डिस्कस कर लिया यहाँ पे कि ये पूरे डिस्कशन के अंदर में, इस पूरे लेक्चर के अंदर में हमने ये समझा कि
साइकोलॉजी कितना साइंस है, कितना साइंस नहीं है, उसका रिलेशनशिप सोशल साइंसेस से कितना है। अगर साइकोलॉजी को प्योर हम लोग साइंटिफिक स्टडी बना दें तो उसकी लिमिटेशंस क्या है, हमने ये भी पढ़ा। तो यही है, अब इसको कंक्लूड करते हैं।